क्या भारत में कोई राज्यपाल किसी भी बिल पर सालों तक बैठे रह सकते हैं? क्या राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के बिल को रोकने या फिर अस्वीकार करने की कोई समय सीमा नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर टाइमलाइन तय कर सकता है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर टाइमलाइन समय सीमा तय कर सकता है क्या? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसने पूरे देश की संवैधानिक बहस को हिलाकर रख दिया है। और इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछे हैं, जिसमें जो मुख्य सवाल है कि यही है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल बिलों पर मनमाने ढंग से देर कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा और भी 13 सवाल हैं, जो पूरे के पूरे 14 सवाल हैं। आपको इसी सेशन के अंदर पूरा कंप्लीट ओवरव्यू पता चलने वाला है। इस पूरे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, जो 2025 का शायद सबसे बड़ा संवैधानिक केस है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 10 दिनों तक लगातार सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि इस मामले पर बहुत जल्द ही फैसला आने वाला है और वो फैसला आपके 23 नवंबर से पहले आ जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक सुनवाई के दौरान बताया है। तो ये फैसला जो है भारत के संघीय ढांचे, लोकतंत्र की दिशा भी बदल सकता है, संविधान की दिशा भी तय कर सकता है। आज हम इस सेशन के अंदर इसी पूरे ऐतिहासिक केस का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कौन से संवैधानिक सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूछे हैं। सारे के सारे 14 सवाल आपको एक ही सेशन में पता मिलेंगे और 10 दिनों की सुनवाई में क्या क्या बहस हुई उसका भी एक ओवरव्यू इसमें समझेंगे। किन कानूनी धाराओं की व्याख्या हुई और आखिरकार क्या ये फैसला हमारे संविधान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये सब कुछ आपको इसी सेशन के अंदर जानने को मिलेगा। अपने नोट्स बनाते रहिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इस पूरे केस का जो भी कानूनी संदर्भ है, क्या 14 सवाल पूछे गए हैं, सब कुछ यहां पर पता चलने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले के बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड क्या है? ये पूरा विवाद शुरू हुआ तमिलनाडु गवर्नर केस से, जहां पर राज्यपाल ने 10 बिलों पर महीनों तक कोई निर्णय नहीं दिया और कुछ बिलों को तो सालों तक लटकाए रखा। और जब वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने फैसला दिया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है, यानी वो बिल को ना तो मंजूर करे, ना लौटाए और ना रिजर्व करे, ऐसा वो नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राज्यपाल को 3 महीनों के भीतर निर्णय देना होगा और अगर राज्यपाल ने बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है तो राष्ट्रपति को भी 3 महीनों के अंदर फैसला देना होगा। अब जब ये मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पहुंचा तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवालों पर राय मांगी है। क्योंकि सवाल था यहां पर, क्या अदालत को ऐसी समय सीमा करने का हक है या तय कर सकती है? क्या इसमें संविधान की मूल संरचना यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर प्रभावित नहीं होगी? अब बात कर रहे हैं हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की, जो ये मामला पहुंचा उसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 अहम सवाल पूछे हैं। ये सवाल न सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका को परिभाषित करते हैं, बल्कि ये तय करेंगे कि क्या अदालतें उनके कामों की न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ, जिसने अभी हाल ही में सुनवाई पूरी की है 10 दिनों तक, और उसके अंदर कौन कौन थे जजेस थे? सीजेआई BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रूकर ने इन सभी 14 सवालों पर विस्तार से चर्चा की है और फैसला आने वाला है।
अब उन 14 सवालों के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने कौन कौन से 14 सवाल पूछे हैं, उनको हम एक एक करके अब डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मामले में जो पहला सवाल है वो ये है कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत कौन कौन से अधिकार हैं, तो उनके पास क्या क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। यानी क्या वो बिल को अस्वीकार कर सकते हैं, या बिल को वापस लौटा सकते हैं, या फिर वो सीधे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। ये पहला सवाल है कि जब भी कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या क्या संवैधानिक विकल्प है, ये पहला सवाल है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल यह है कि क्या राज्यपाल को हर स्थिति में मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। इज गवर्नर बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस, कि मतलब जो भी एडवाइस और जो भी विचार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा उससे गवर्नर बाध्य होंगे, या कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी हैं जहां पर वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, गवर्नर स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल की बात करते हैं तो तीसरा सवाल ये है कि क्या राज्यपाल का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। क्या राज्यपाल के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्या अदालत ये जांच कर सकती है कि उसने जानबूझकर तो इस मामले में देरी कही नहीं की। अब बात करते हैं चौथे सवाल की, और चौथा सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361 जो राज्यपाल को व्यक्तिगत जवाबदेही में छूट देता है, जवाबदेही से छूट देता है, उसे पूरी तरह न्यायिक सुरक्षा से मुक्त कर दे रहा है क्या। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करते हैं पांचवें सवाल की जो राष्ट्रपति ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई समय सीमा तय कर सकता है इसके तहत, जब संविधान ने इसकी कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं की है। देखिए कि जब भी कोई बिल चाहे गवर्नर के पास जा रहा है चाहे राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो संविधान साफ साफ कह रहा है कि उसके अंदर कोई भी एग्जैक्ट समय सीमा नहीं है। वहां पर लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैसला लेना होगा। तो इसी के बाबत जो पांचवा सवाल पूछा गया है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई समय सीमा तय कर सकता है जब संविधान ने कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं की है। इस मामले के अंदर छठा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन के ऊपर भी सवाल है कि क्या इज प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 201 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्या राष्ट्रपति के फैसले का भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती। और जो सातवां सवाल पूछा गया है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा अदालत ही तय कर सकती है क्या। जैसे उसने तमिलनाडु केस के अंदर कहा था, तमिलनाडु केस जो 2 जजों वाला बेंच का फैसला था जो अभी हमने आपको बताया था जिसके बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो उसको भी 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये सातवां सवाल है, क्या राष्ट्रपति के लिए भी कोई समय सीमा अदालत तय कर सकती है, जैसे उसने तमिलनाडु के केस के अंदर कहा था। अब आठवें सवाल की बात करते हैं। आठवां सवाल यह है, क्या राष्ट्रपति को किसी बिल पर निर्णय से पहले सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी बिल, किसी विधेयक पर फैसला करने से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए अनुच्छेद 143 के तहत। ये आठवां सवाल है। और नौवें सवाल की अगर हम बात करें तो नौवां सवाल है, क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के निर्णयों पर अदालत दखल दे सकती है, कि एक फैसला चाहे वो राज्यपाल ने लिया या राष्ट्रपति ने लिया उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती है जब बिल अभी कानून बना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती है। अब बात करते हैं 10वें सवाल की। 10वां सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधिकारों को ही बदल दे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, पूर्ण न्याय के सिद्धांत की बात करता है, उसके तहत ऐसे आदेश सर्वोच्च न्यायालय पास कर सकता है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को ही बदल दे।
अब बात करते हैं इस मामले में जो 11वां सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया है उसकी। 11वां सवाल यह है, क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई बिल कानून बन सकता है? क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई बिल कानून बन सकता है? यानी डीम्ड असेंट का सिद्धांत क्या संवैधानिक है? जो तमिलनाडु केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था, उसमें यह बोला था कि अगर राज्यपाल 3 महीने के अंदर किसी बिल पर फैसला नहीं लेते हैं तो उस बिल को पास किया हुआ मान लिया जाएगा, मतलब उसमें डीम्ड असेंट मान लिया जाएगा राज्यपाल का। तो उसी के बारे में यह 11वां सवाल है कि क्या जो ये डीम्ड असेंट का सिद्धांत है यह संवैधानिक है भी या नहीं है। अब बात करते हैं 12वें सवाल की। इस मामले के अंदर जो राष्ट्रपति महोदय ने 12वां सवाल पूछा है वो है कि क्या संविधान की व्याख्या करने वाले हर मामले को 5 जजों की पीठ द्वारा सुना जाना जरूरी है? क्या संविधान की व्याख्या करने वाले हर मामले को संविधान के 5 जजों की पीठ को के द्वारा सुना जाना जरूरी है, जैसा आर्टिकल 145 क्लॉज 3 कहता है, अनुच्छेद 145 खंड 3 कहता है। और जो 13वां सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है क्या आर्टिकल 142 यानी कि क्या अनुच्छेद 142 जो कंप्लीट जस्टिस की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को, वो सिर्फ प्रतिक्रियात्मक कानूनों तक सीमित है या फिर सब्सटेंटिव कानूनों पर भी लागू हो सकती है? जो 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस का सिद्धांत है, संपूर्ण न्याय का सिद्धांत है, क्या वो सिर्फ प्रतिक्रियात्मक कानूनों तक ही सीमित है या फिर सब्सटेंटिव कानूनों को भी प्रभावित कर सकती है? और अंतिम सवाल की बात करें जो राष्ट्रपति ने पूछा है सर्वोच्च न्यायालय से, वो ये है कि क्या संघ और राज्यों के बीच विवाद को केवल आर्टिकल 131 के तहत ही सुलझाया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट अन्य रास्ते भी अपना सकती है? बहुत अभी आपको पता होगा कि जब भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत आता है, अनुच्छेद 131 के तहत आता है। तो उसी के रेफरेंस में ये सवाल है, 14वां सवाल है जो राष्ट्रपति ने पूछा है, और वो सवाल ये है कि क्या संघ और राज्यों के बीच विवादों को केवल आर्टिकल 131 के तहत ही सुलझाया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट कोई और रास्ता भी अख्तियार कर सकती है? ये मेन 14 सवाल हैं। ये वो सभी 14 सवाल हैं जो राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से पूछे हैं, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब उससे और आगे बढ़े, आगे की चर्चाओं के बारे में बात करें कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ, आप मुझे एक कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक टाइमलाइन तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए फिक्स्ड टाइमलाइन तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय और उसके पीछे का कारण जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि 10 दिनों की सुनवाई जो हुई उस दौरान क्या क्या मेजर हाइलाइट्स थी, क्या क्या मेजर लीगल आर्ग्यूमेंट्स रखे रहे और क्या क्या मेजर घटनाक्रम था, उसको समझते हैं। राज्यों की तरफ से पता है क्या क्या कहा गया? राज्यों की तरफ से कौन पेश हुआ? सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, के वेणुगोपाल और अरविंद दातार पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकते हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संविधान का संरक्षक है, लेकिन उस पर कोई सख्त टाइमलाइन थोपना संविधान संशोधन जैसा है। और सुनवाई के दौरान जो कोर्ट है, बेंच है, न्यायमूर्ति हैं, जजेस ने भी कई अहम सवाल पूछ लिए पार्टी से। न्यायमूर्तियों ने क्या पूछा? पहले हम बात कर रहे हैं सीजेआई बीआर गवई ने पूछा कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ही ना करे तो क्या अदालत हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकती है? मतलब सीजेआई बीआर गवई का इशारा इस मामले के हिसाब से राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ था कि अगर वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, किसी बिल पर सालों तक बैठे हुए हैं, फैसला नहीं ले रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में क्या अदालत हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? और इसी के साथ जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने भी सवाल पूछ लिया कि संविधान में एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यह कोई सख्त समय सीमा नहीं है। अब बात करेंगे कि इस पूरे मामले का विश्लेषण और इसका असर क्या होगा, समझते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस केस का असर क्या होगा। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के अंदर, जो बहुत जल्द आने वाला है, ये कह देती है कि अदालतें टाइमलाइन तय कर सकती है, तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर सीधा प्रभाव डालेगा। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिशनरी पावर पर सीधा प्रभाव डालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि अदालत टाइमलाइन तय कर सकती है कि कितने समय में फैसला लेना है, तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर सीधा प्रभाव डालेगा। और दूसरा तर्क भी सुन लीजिए, दूसरा एंगल भी समझ लीजिए कि लेकिन अगर अदालत ये कहती है इस मामले में कि उनके अधिकार क्षेत्र से ये पूरी तरह बाहर है, कि मतलब वो टाइमलाइन तय नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होगा कि राज्य सरकारों को अब हर बार कोर्ट जाना पड़ेगा जब भी राज्यपाल बिल रोकते रहेंगे। इससे जो संघीय ढांचा है, लोकतांत्रिक जवाबदेही है और संविधान का जो शक्ति संतुलन है, वो तीनों प्रभावित होंगे। इसी के साथ जो ये पूरे केस का पृष्ठभूमि है, 14 सवाल हैं, वो पूरे होते हैं और अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये केस सिर्फ कानूनी बहस नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला फैसला बनने जा रहा है। क्योंकि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति पर जवाबदेही तय नहीं होती तो जनमत और जनप्रतिनिधित्व का महत्व कम हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त समय सीमा तय कर देती है तो संवैधानिक स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया है, बहुत जल्द यह फैसला आने वाला है, यानी कुछ ही दिनों में हम जान पाएंगे कि भारत का संविधान इस टकराव को कैसे सुलझाता है। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और मुझे यह भी बताइएगा कि क्या आप इस पूरे फैसले पर, जब यह फैसला कोर्ट अनाउंस करती है उसी दिन, एक डिटेल्ड विश्लेषण चाहते हैं उस फैसले का या नहीं इस चैनल पर, हमारे द्वारा वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।